हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और कुछ नोट्स बताऊंगी मैं आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण के प्रकार। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में आता भी है कि पर्यावरण के प्रकार बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पर्यावरण के 3 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और ये आपका सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण में है ये मूलतः भौगोलिक, जलवायु एवं भौतिक अवस्थाओं को दर्शाता है जिसमें जीव जंतु वास करते हैं। मानव जाति जलवायु परिस्थितियों से बहुत प्रभावित है। इसके अंतर्गत आकाश, जलवायु, वनस्पति, पृथ्वी की सतह के नीचे तत्व एवं जीव जंतु आते हैं। मानव की कार्य क्षमता भी जलवायु की परिस्थिति पर निर्भर करता है। फिर दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था उसके सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आता है। इसमें समूह, समुदाय एवं मानवीय संबंधों द्वारा निर्मित सभी प्रकार की संस्थाएं आती हैं। फिर थर्ड सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है। सभी प्रकार की रस्में, रीति रिवाज, नैतिक, कानूनी एवं किसी के व्यवहारीय प्रतिमान इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये है आपके पर्यावरण के प्रकार। अगर आपसे पूछते हैं कि पर्यावरण के प्रकार बताइए तो आप ये 3 प्रकार लिखना और साथ में जो इसके बारे में मैंने डिटेल दी है, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन के क्या क्या क्षेत्र हैं। तो पर्यावरण के प्रति सोच का आरंभ कुछ घटनाओं के घटित होने के कारण हुई है। इसके क्षेत्रों को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका अध्ययन लोगों के क्षेत्र के विभिन्न अक्षय एवं गैर अक्षय संपदा के बारे में जागरूकता पैदा करता है। यह वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं सुरक्षा के बारे में अध्ययन करता है। ये अध्ययन हमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण एवं परिणाम को समझने एवं प्रदूषण तथा प्रभावों जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, मृदा, वायु, जल एवं सामाजिक प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। मानव पर्यावरण संबंध है, पर्यावरण से संबंधित सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे से संबंधित नीति एवं कानून, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा एवं सुधार। तो ये पर्यावरण अध्ययन के सारे क्षेत्र हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आप लिख देना। अब एक और क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। प्रश्न उठाने की क्षमता एवं उनका उत्तर देने के लिए परिकल्पनाएं बनाने की क्षमता का विकास, रुझानों का विकास, परिकल्पनाओं की जांच के तरीके, सोच पाने एवं उन तरीकों को काम में लेने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास, जानकारी के संकलन को व्यवस्थित करने एवं अंकन करने संबंधी क्षमताओं का विकास, तथ्य एवं जानकारियों में आपसी संबंध देख पाने की क्षमताओं का विकास, निष्कर्ष निकालने एवं समालोचनात्मक चिंतन की क्षमता का विकास। तो ये क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से ये सारे विकास होते हैं, सारी समझ आती है। तो आप यहाँ पर ये लिखना। पर्यावरण अध्ययन अपने आप में अलग से कोई विषय नहीं है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों, सामाजिक अध्ययन विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक विषय के शिक्षण का अपना महत्व है। तो आप लोग जब आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, तो ये आप उद्देश्य बता देना। सारे जो स्टूडेंट हैं प्लीज़ अपने पास पेन कॉपी रख के बैठें और क्वेश्चन भी साथ में लिखते जाएं। और दूसरा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये जो क्वेश्चन है इसके जो नोट्स में मैंने आपको दिए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते जाएं ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपके सामने वो हो। तो अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पर्यावरण के घटक बताओ। तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में 4 और टाइप होते हैं: वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, सजीव, जैव मंडल। ठीक है, ये प्राकृतिक के हैं।
फिर आते हैं मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में इमारतें, उद्योग, पुल, सड़क, स्मारक, पार्क, ये सब क्या है? पर्यावरण के घटक हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक आर्थिक परिवेश संबंधी अनुभव। तो पर्यावरण का आपको सामाजिक आर्थिक परिवेश संबंधी अनुभव बताना है। तो सामाजिक आर्थिक परिवेश के निर्धारण में पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण परिवेश प्राकृतिक वातावरण से ज़्यादा निकट होता है। बच्चे प्राकृतिक वनस्पति, नदी, तालाब, उपजाऊ मृदा, वर्षा और बादल इत्यादि से अनुभव प्राप्त करते हैं। ये उनके आर्थिक क्रियाकलाप संबंधी अनुभव को भी प्रभावित करता है। ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित परिवेश होता है। ये प्राकृतिक पर्यावरण पर संशोधित रूप होता है। इसमें सड़कें, विद्यालय, औद्योगिक परिसर, चिड़ियाघर, फूलवारी इत्यादि से भी अनुभव प्राप्त करते हैं। तो अगर सामाजिक आर्थिक परिवेश संबंधी अनुभव पूछें तो ये आप लिख सकते हो। अब दूसरा टॉपिक है कि पर्यावरण अध्ययन में उपयोग करने वाली शिक्षण अधिगम विधियाँ बताना है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण उपागम में विविध शिक्षण अधिगम विधियाँ विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, अर्थात उनके कार्य तथा निर्णय, बौद्धिक सांवेगिक विकास, अभिवृत्तियाँ तथा मूल्यों को प्रभावित करती है। शिक्षण अधिगम विधियाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सामाजिकता पर आधारित होती हैं, जिसके फलस्वरूप वे विद्यार्थियों के जीवन की गुणवत्ता को उन्नत बनाती हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षण अधिगम विधियाँ शिक्षण को अधिगम की दृष्टि से अधिक रोचक, प्रभावशाली, तथ्यपरक, सत्य और सही निष्कर्ष प्राप्त करने में माध्यम की भूमिका निभाती है। कुछ प्रमुख शिक्षण अधिगम विधियाँ, तो यहाँ पर कुछ आपको शिक्षण अधिगम विधियाँ हैं, जैसे खोज अन्वेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, परिभ्रमण विधि, प्रयोग विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम, सामूहिक क्रियाकलाप, प्रदर्शनी चर्चा एवं संवाद आधारित विमर्श। तो अगर आपसे शिक्षण अधिगम विधियाँ पूछी जाए तो यहाँ पर ये सारी विधियाँ लिख देना, और अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जाए तो फिर आप ये सारी विधियों को एक्सप्लेन भी कर देना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक सामूहिक क्रियाकलाप किस प्रकार की होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के कम से कम एक अधिगम उद्देश्य स्पष्टतः जुड़ी होना चाहिए, वास्तविक जीवन पर आधारित हो तथा बच्चों के लिए सुखद एवं आनंददायक हो, बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास हेतु प्रेरित करता हो तथा सार्थक रूप से चुनौतीपूर्ण हो। बच्चों को आपस में अंतःक्रिया के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक तथा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे अभिप्रेरित एवं संकेंद्रित रहने में सहायक होना चाहिए। बच्चों के लिए सुरक्षित हो तथा उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त हो। सामूहिक क्रियाकलाप में समूह ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए तथा समूह के प्रत्येक सदस्य की उसकी क्षमता के अनुसार सहभागिता अवश्य हो। बच्चों में रुचि एवं जिज्ञासा जागृत करें जो उन्हें सार्थक सूचना प्रदान करती हो, बच्चों के अनुभवों पर केंद्रित हो तथा उन्हें स्वयं निर्देशित अधिगम प्रक्रिया प्रदान करें। ये सारे क्या हैं? सामूहिक क्रियाकलाप हैं। तो ये जब आपसे पूछा जाए कि एक सामूहिक क्रियाकलाप किस प्रकार होना चाहिए तो यहाँ पर सारे सुझाव दे दिए गए कि एक सामूहिक क्रियाकलाप किस प्रकार होना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक शिक्षिका की भूमिका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक शिक्षिका की क्या भूमिका होना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक व विद्यार्थियों का मत है कि बच्चे खुद करके अपने अनुभवों से जल्दी सीखते हैं। इसमें रोज़मर्रा से जुड़ी अंतःक्रिया मददगार होती है। अतः शिक्षण प्रक्रिया बच्चों की रुचि एवं उनके अनुभवों पर आधारित हो तथा ऐसे भी हो जो बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करे। ऐसी स्थिति में शिक्षक शिक्षिका को वैसा माहौल उपलब्ध कराना आवश्यक है जहाँ बच्चे अपने विचारों को व्यक्त कर सके, स्थापित मान्यताओं पर भी प्रश्न उठा सकें, संवेदनशील एवं बेहतर इंसान बन सकें, आसपास की दुनिया का अवलोकन कर सकें, तर्क कर सकें। इसके अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक शिक्षिका ऐसा क्या करें कि हम उसे एक अच्छी कक्षा कह सकें। दूसरा टॉपिक है सीखने के संकेतकों की समझ। तो शिक्षक को पर्यावरण अध्ययन के अधिगम संकेतकों तथा अधिगम प्रतिफल की स्पष्ट समझ भी होना चाहिए। जैसे यात्रा संबंधी पाठ के संबंध में अधिगम संकेतक
हो सकता है कि बच्चे साहसिक यात्रा के संस्मरण को बोलकर एवं लिखकर व्यक्त करते हैं, ये दिव्यांगों की यात्रा से संबंधित चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं आदि। इसी पाठ से संबंधित अधिगम प्रतिफल हो सकता है। बच्चे पर्वतारोहण एवं साहसिक यात्राओं के बारे में बातें करते हैं या इस यात्रा से संबंधित आवश्यक सावधानियों के बारे में बताते हैं। ये बच्चे पर्वतीय स्थानों की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पहलुओं पर बातचीत करते हैं। तो कक्षा 3, 4 एवं 5 के पर्यावरण अध्ययन और हम पाठ्य पुस्तक के अधिगम प्रतिफल की सूची दी गई है एवं विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग विषयों से संबंधित अधिगम प्रतिफल से संबंधित पत्रक उपलब्ध कराई गई है, जिसका अवलोकन एवं उपयोग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आकलन के उद्देश्य। तो आकलन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? भिन्न भिन्न विषयों में समय की एक अवधि विशेष में बच्चे की प्रगति और उसमें आने वाले परिवर्तनों का पता लगाना, बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना, अधिक उपयुक्त तरीके के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाना, बच्चों को कुछ प्राप्त कर पाने की पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, बच्चों की प्रगति के प्रमाण तय कर पाना जिन्हें अभिभावकों और दूसरों तक संप्रेषित किया जा सके, बच्चों में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर करना और उन्हें स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये सारे ही आकलन के उद्देश्य हैं।